नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 28 साल बाद आए बड़े फैसले की। बाबरी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है और बाबरी के ढांचे के गिराए जाने के 28 साल बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ तस्वीरों से कुछ साबित नहीं होता है। इसी के साथ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपी बरी हो गए हैं। इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। फोटो वीडियो फोटोकॉपी को जिस तरह से साबित किया गया है वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, ये अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है और पढ़ते दौरान इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। सिर्फ अंततः सत्य की विजय हुई है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर हमारे संतों पर, महात्माओं पर, वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे। वो सब निर्मूल साबित हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है। हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। तो तत्कालीन सरकार पर टिप्पणी करते हुए स्वागत इस फैसले का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं हर उस कार्यकर्ता की, हर उस कारसेवक की, हर उस नेता की, हर उस मन और संत की नजर आ रही है जो इस अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे। और हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, इस बड़े फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में किस तरह के उत्साह, उमंग और खुशी का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, न केवल बीजेपी बल्कि आरएसएस के भीतर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल होने की वजह से भले ये उत्साह धरातल पे ना आया हो, मगर जिस तरह से बयानबाजियां अब लगातार सोशल मीडिया पे एक के बाद एक जो पोस्ट किए जा रहे हैं उससे पता चलता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के लोग इसे बेहद प्रसन्न है। खास करके वो जो इससे के पक्ष में जुड़े थे। हाँ, ये जरूर है कि सभी को बरी कर दिया गया और इसमें छत्तीसगढ़ का भी बेहतर कनेक्शन है। काफ़ी लंबा अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ का इस लिहाज से, क्योंकि छत्तीसगढ़ से तकरीबन 10,000 कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे और उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सड़क पे बैठ के रामधुनी लगाएंगे। और प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनसे हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 8 घंटे तक बीच सड़क पे बैठ के बिना खाए पिए रामधुनी लगाते रहे। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी उसके बाद अफरा तफरी मची। प्रत्यक्षदर्शी ने तमाम चीज़ों की जानकारी दी और कुल मिला के उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से एक उमंग था, एक उत्साह था, एक भावना जुड़ी हुई थी, उस भावना के बाद जब आज 28 साल बाद फैसला आया है और इसे किसी भी तरह के षड्यंत्र मानने से कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जो कहा है कि कोई पहले से सोची समझी साजिश नहीं थी, तो इस पर इन्होंने तमाम लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सत्य की जीत हुई है, उनकी भावनाओं की जीत हुई है। लेकिन वही कि कोरोना संक्रमण की वजह से ये जो खुशियां हैं वो धरातल पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। दीपेश, बिल्कुल, कोरोना संक्रमण की वजह से ये खुशियां धरातल पर नजर जरूर नहीं आ रही हैं, लेकिन अवधेश, मन बड़े प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर आते होंगे नेताओं और कार्यकर्ताओं के। इसका इफेक्ट किस तरह का नजर आएगा छत्तीसगढ़ पे? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए छत्तीसगढ़ राम, अयोध्या और बाबरी विध्वंस को लेके जो तमाम बातें थी जिसे विध्वंस मानने से आज कोर्ट ने इनकार कर दिया, छत्तीसगढ़ पे सीधा असर इस लिहाज से भी होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में राम को भांचा राम के रूप में पूजा जाता है। और इसका सीधा असर जो दिखता है चुनावी सभाओं पे भी, चुनावी गतिविधियों पे भी दिखाई पड़ता है। और जितने भगवाधारी लोग हैं आज वो निश्चित तौर पर भगवा धारण करके ही कुछ सड़कों पर निकलेंगे। हालांकि
की तमाम तरह की गतिविधियां, तमाम तरह के नियम कायदे कानून है, इससे उनके हाथ जरूर बंधे होंगे, लेकिन ये तो तय है कि इसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर राजनीति इन दिनों न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हो रही है, उस पर और अधिक बल मिलेगा इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद 28 सालों के बाद जब फैसला आया है, बिल्कुल, और बड़े फैसले में इंतजार के पाया बाद ये फैसला आज देखने को मिला है, जिसके बाद प्रसन्नता हर और नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इस फैसले पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 92 को जो घटना हुई वो नियोजित षड्यंत्र नहीं था। कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमने षड्यंत्र बुना था, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराए, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा होता तो अशोक सिंघल जी मिट्टी से कार सेवा करने की बात नहीं करते। हिंदू अपने ही भगवान के बैठे हुए ढांचे को नहीं तोड़ता, और इसलिए आज उन ताकतों की पराजय है जो आज़ादी के बाद से लगातार हिंदुओं की आस्था को पददलित करते रहे और हिंदू नेताओं और संतों को दुनिया में बदनाम करने का काम करते रहे। तो कोर्ट एविडेंस की भी बात करिए, आज वो एविडेंस भी नहीं पेश कर पाई सीबीआई, जो इतने दिन नहीं, कोई जो पक्ष था दूसरा वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया, और उसका कारण ये कि दस्तावेज थे ही नहीं। आप अखबारों की कुछ कटिंगों के आधार पर जिसमें इंटरव्यू हमने दिया नहीं है उसको आप सबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मरवाही समेत ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में बदलने को लेकर राजभवन सख्त हो चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में बदले जाने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की भी बात कही है। गौरतलब है कि मरवाही, अंकार, डोंडी, प्रेमनगर, नरहरपुर और बड़े बचेली ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया गया है, जिसको लेकर मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की और 7 दिनों के भीतर मामले में रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने कहा है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए इन तमाम ग्राम पंचायतों में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया जाए। इस मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके सीएम भूपेश बघेल से भी बात करेंगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा किया गया था, जबकि बीजेपी अब इस फैसले को लेकर सरकार को घेर रही है। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाना, नगर पंचायत को नगर पालिका बनाना और नगर पालिका को नगर निगम बनाना एक सतत प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने गौरेला, मरवाही, पेंड्रा के जनता की मांगों को मानते हुए गौरेला और पेंड्रा को नगर पंचायत का दर्जा दिए हैं और अन्य क्षेत्रों को भी वहाँ नगर पंचायत बनाया गया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का स्पष्ट मंशा है कि क्षेत्र की जनता को मूलभूत की सुविधाएं मिले, बुनियादी उनकी जरूरतें वो पूरा हो और विकास को गति मिले। और जब भी बदलाव किए जाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है वहाँ पे किसी प्रकार के किसी का भी कानूनी अधिकार, उनके अधिकारों का हनन ना हो। और गौरेला पेंड्रा की नगर पंचायत का दर्जा देकर सरकार ने वहाँ के विकास को गति देने का काम किया है। निश्चित तौर पर स्वागत। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कहीं रेत माफिया, शराब माफिया, पत्रकारों की पिटाई, और अब तो हद है जब आदिवासी भाइयों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। 5वीं अनुसूची में गौरेला, पेंड्रा आते हैं और वहां बिना ग्राम सभा की अनुमति के उसे नगर पंचायत बनाया जा रहा है। ये खाली चुनावी हथकंडा है, चुनावी लाभ लेने की कोशिश है, ये आदिवासियों के हित के लिए नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, क्या बीजेपी हर लड़ाई को राजभवन के रास्ते कांग्रेस से लड़ रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए? देखिए, ये जब ग्राम पंचायत से लेकर नगर पंचायत बनाया गया तो उसको लेकर लगातार आपत्तियां आ रही थी और उसके बाद राजभवन ने इसे संज्ञान में लिया
और अगर हम बात करें तो जिन 27 जो नगर पंचायतों को जो ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बीजेपी ने भी बनाया था, उसको लेकर भी पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है वो विरोध जता चुकी हैं। अब जो चूंकि अब इस तरह का कदम उठाया गया यहाँ पर, तो उसके बाद में बात करें तो राजभवन ने इसको संज्ञान में लिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल बैठक ली और उसके बाद में उन्होंने इस बात को लेकर भी एक तरह से क्या इसको चेतावनी की तरह भी कह सकते हैं कि 7 दिनों के भीतर इसको ठीक करिए, वापस जो है वो ग्राम पंचायत बने और पूरा प्रोसेस जो है रोक दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आदिवासी अनुसूचित जो बहुल इलाके हैं वहां पर इस तरह की कवायदें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो आदिवासी जो हित है वो मारे जाते हैं। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हम तो विकास के लिए ऐसा कर रहे थे। ये अलग बात है कि जब बीजेपी इस तरह के कदम उठा रही थी तब कांग्रेस विरोध किया करती थी। ऐसे बहुत सारे मसले हुए जब कांग्रेस ने उस समय विरोध किया था, लेकिन वही चीजें वो अभी अपने शासनकाल में कर रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को मौका मिल गया है, चूंकि चुनाव भी है मरवाई में। ऐसे में बीजेपी भी सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में जब राजभवन ने तलब किया है एक तरह से और राज्यपाल ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री से वो बात करेंगी, तो ऐसे इस समय बीजेपी को और एक तरह से कि मजबूत मौका मिल गया अपनी बात रखने का। तो अभी देखना ये होगा कि इस पूरे मसले को लेकर क्या होता है, कि वापस ये किस तरह से प्रोसेस होता है। चेतावनी की भी जो कार्रवाई की भी बात कही गई है, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव की तारीखें भी अब एक तरह से है कि आ गई हैं सामने, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और इस तरह के आरोप कोई विकास के लिए कह रहा है और दूसरे का कहना है कि अमित जोगी भी राज्यपाल से मुलाकात करने वाले थे, क्या वो भी इस मसले को जोड़कर देखा जा सकता है? कहीं से कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। मैं एक बार और चाहूंगी कि आप सवाल दोहराएं। अमित जोगी के भी राज्यपाल से मुलाकात को लेकर कोई जानकारियां थी, तो क्या वो भी इस मसले को लेकर कोई बातचीत हो सकती है उनके बीच? बिल्कुल, देखिए अमित जोगी ये पहले आया था कि 12:45 को राजभवन जाने वाले हैं मिलने के लिए, लेकिन अब 1:45 की बात कही जा रही है। और इस बात को लेकर हालांकि अमित जोगी की जो रिलीज जारी हुई, जो जानकारी दी गई है, वहां से ये नहीं कहा गया, ये कहा गया अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर राजभवन राज्यपाल से मिलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि इसी मसले को लेकर अमित जोगी भी जो है वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और अपनी बात इसको लेकर रखेंगे। तो जाहिर तौर पर क्या जोगी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, तीनों ही जो है जो पार्टियां हैं वो मरवाई के आसपास एक तरह से कहें कि सियासत भी शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। किसान महासंघ की बैठक का खूनी ज्वार की है। कृषि बिल के विरोध को लेकर बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। किसान महासंघ के प्रभारी एकजुट होंगे। कृषि कानून के विरोध में रणनीति बनाई जाएगी। दोपहर 2 बजे रायपुर में बैठक होने वाली है और इस बैठक में स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि इस कानून के विरोध में किस तरह से आंदोलन किया जाए, किस तरह का प्रदर्शन किया जाए। देश में इस किसान काला कानून को लेकर बहुत देश भर के किसान और तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन आंदोलित हैं, क्योंकि यह जो काला कानून है अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से किसानों की आजीविका को खत्म करने का कानून दिखाई देता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक किसानों से खरीदी सरकार करती रही है, लेकिन वो कह रही है कि अब बाज़ार में किसान चले जाएं और जितने भी बिचौलिए आने वाले हैं, जो बड़े बिचौलिए, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये है कि अब बाजार तय। पिछले 25 तारीख को इस देश में जो काला कानून बनाया गया है, 1.5 करोड़ किसानों ने सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर से आंदोलन में हिस्सेदारी किया है और किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ये फैसला किया है कि जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, हमारा विरोध जो है, किसानों का प्रतिरोध जारी रखा जाएगा और अगले 2 माह तक एक अभियान चलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून पारित किए हैं और इन काले कानूनों के कारण आज किसान खतरे में है, किसानी खतरे में है, किसान की जमीन खतरे में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मनमाना खरीद की छूट देकर बड़ी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की छूट मोदी सरकार ने दे दी है। ये प्रतिक्रिया सुनिए आपने और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सवाल ये कि क्या एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने की रणनीति तैयार होगी या फिर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? देखिए, जो किसान संगठन हैं वो सीधे तौर पर कहीं न कहीं प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। 25 सितंबर को किसान संगठनों के साथ ही सामाजिक संगठन और मार्क्सवादी जो संगठन है, उन्होंने भी जो है अपना प्रदर्शन किया था
और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार करने के लिए यहाँ पे आज बैठक रखी गई है, जिसमें किसान संगठनों के साथ ही सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे और आगे किस तरीके का प्रदर्शन किया जाएगा उसको लेकर रणनीति बनाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कांग्रेस भी किसानों के इस संगठन को समर्थन दे रही है और कल मोहन मरकाम ने भी कहा था कि वो आगे इस मामले को लेकर इस जो कानून लाया जा रहा है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आगे भी प्रदर्शन करेगी। तो जाहिर तौर पर किसान और कांग्रेस दोनों जो है इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन के मूड में है। तो आज किसान संगठन अपनी रणनीति तैयार करेंगे, वहीं कांग्रेस अलग से जो है अपने एक तरीके से प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और किसान संगठन दोनों ही प्रदर्शन की तैयारी में है इस कानून को लेकर। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से समर्थन देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अब देखना होगा ये प्रदर्शन किस तरह का आखिर रहेगा। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की जंबो कार्यकारिणी की घोषणा के बाद नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। अब इसका मतलब तो उपासने ही समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी इन शब्दों के द्वारा जाहिर की है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। नई टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में 8 मंत्री भी बनाए गए हैं। नारायण चंदेल, किरण देव, भूपेंद्र सवन्नी को महामंत्री बनाया गया है। वहीं अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, केदार कश्यप, संजय श्रीवास्तव, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, केदार कश्यप, संजय श्रीवास्तव, अनुराग सिंह देव, नीलू शर्मा को प्रवक्ता बनाया गया है। अमित साहू को भी युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। शालिनी राजपूत को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नवीन मार्कंडेय को अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, कार्यकारिणी का गठन बड़े देर से हुआ और गठन होने के साथ की विरोध की स्थितियां निर्मित होने लगी। बिल्कुल 3 महीने 26 दिन के इंतजार के बाद विष्णुदेव साय ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया। कार्यकारिणी चौंकाने वाला इसलिए है दीपेश, क्योंकि इसी कार्यकारिणी को अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो 2023 और 24 में होना है, वहां पे यही कार्यकारिणी चुनाव कराएगी, बतौर पदाधिकारी ये जिम्मेदारी निभाएगी। कार्यकारिणी को अगर 1 से लेके 139 नंबर तक के नामों का अगर जिक्र कर लिया जाए या देखा जाए, उस पर जानकार जो कहते हैं, जो वो कहते ये है कि इस बार बीजेपी ने जो कार्यकारिणी बनाई, बीते कुछ कार्यकारिणी से सबसे खराब कार्यकारिणी इसे माना गया है, इस लिहाज से क्योंकि बीजेपी ने उन तमाम बड़े चेहरों पे दांव लगाया, उन्हें संगठन में भागीदारी दिया, जिन्हें लोगों ने नकार दिया 2018 के चुनाव में, जिन्हें जनता ने नकार दिया, उन्हें संगठन ने फिर से मौका दे दिया। कुछ 4, 5, 6 बड़े पदों पे ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, जो मंडल स्तर की राजनीति करते थे, उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। और कुल मिला के ये कि फिर से वही रटा आज जो सूची जारी कर दी गई है कि वही लोग सत्ता में होंगे, वही लोग संगठन में होंगे और कार्यकर्ताओं को उपेक्षा की जाएगी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी। जो तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई इस कार्यकारिणी को देखने के बाद। जैसे बीजेपी के जो वो तमाम नेता है जो पद पाने से वंचित रह गए या जिन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अगर नाम का जिक्र कर लिया जाए तो सच्चिदानंद उपासने ने सीधे तौर पे अपने फेसबुक पे लिख के उन्होंने नाराजगी जताई है। और वे दरअसल सच्चिदानंद उपासने बड़े वरिष्ठ नेता है, पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष। पहली बार नहीं हुआ, कई लंबे समय से ऐसे कई कार्यकर्ताओं को शायद नजरअंदाज बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है, संगठन की तरफ से किया जाता रहा है। इस वजह से उनकी नाराजगी हर बार इस तरह प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुर्ग रेंज के आईजी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईजी कार्यालय के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 281 नए मामले आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई।
एक और बड़ी खबर जगदलपुर से मिल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, भीमा कोरेगांव केस का बस्तर कनेक्शन सामने आया है। मुंबई से एनआईए की टीम जगदलपुर पहुंची है। एनआईए की टीम सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी से पूछताछ कर सकती है। वहीं सहयोगी लेंगाराम कोडोपी से भी पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जगदलपुर से। आपको बता दें, भीमा कोरेगांव केस का बस्तर कनेक्शन अब सामने निकलकर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।